हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पी टी। मैं आर के सर आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, बहुत ही ख़ास वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग डेफिनेटली ये बोलेंगे कि हाँ, ये वीडियो दमदार था। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप फॉलो करके अपने OCM के पेपर को बेहतरीन बना सकते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर OCM's बोर्ड एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 12th। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार OCM के बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में। तो पेपर पैटर्न में देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन आ दिया। फर्स्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे जो मैंने बॉक्स, जो ब्लू कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है स्क्रीन पे, उस बॉक्स में देखिए क्या लिखा है, नो नीड टू राइट क्वेश्चंस फॉर। ओके बच्चों, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो आपको ब्लू कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ना, वो एक्चुअली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने वो बनाया है, वो ब्लू कलर का बॉक्स। और उसमें मैंने क्या लिखा है वो जरा देख लीजिए, नो नीड टू राइट क्वेश्चंस फॉर। अच्छा बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कौन से किस में क्वेश्चन आपको लिखना है, किस में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ज़रा उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम क्वेश्चन लिख के ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखें या डायरेक्टली आंसर लिखें। तो बच्चों यहाँ पे देख लो आप लोग कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स का आंसर बिना क्वेश्चन लिखे आपको लिखना है। ओके, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, याद रखना है कौन से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे कि लिखा है पहला, गिव वन वर्ड। तो याद रखो बच्चों, आंसर इन वन वर्ड हो, टर्म हो, फ्रेज़ हो। आंसर इन वन वर्ड, टर्म और फ्रेज़, ये जो होता है ना बच्चों, तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। ओके बच्चों, यू देयर इज़ नो नीड टू राइट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डायरेक्टली आंसर। आपको क्या करना है, पहले सीरियल नंबर डालो 1 2 3 4 5। ओके, और डायरेक्टली आपको आंसर लिख देना है, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों, आपको ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है। सीरियल नंबर डालो 1 2 3 4 5 और डायरेक्टली ट्रू फॉल्स जो भी है वो आप लोग लिख दो। ठीक है बच्चों। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको ट्रू और फॉल्स में डाउट है, जैसे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स का, उसमें अगर डाउट है तो आपको क्या करना है कि वो पाँचों का जो आंसर है वो सेम रखना है आपको। जैसे पाँचों या तो ट्रू लिख के आ जाओ, या तो पाँचों का आंसर फॉल्स करके आ जाओ। लेकिन हाँ, ऐसी गलती मत करना कि जैसे आप लोगों ने 2 ट्रू और 2 फॉल्स कर दिया और लास्ट वाले को फिर से ट्रू कर दिया। ठीक है, या ऐसी गलती मत करिएगा कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको पाँचों क्वेश्चन में डाउट है ना बच्चों, तो आप क्या करो कि पाँचों का आंसर सेम लिख के आ जाओ। या तो पाँचों का आंसर ट्रू लिख दो, या तो पाँचों का आंसर फॉल्स लिख दो। ओके बच्चों, और लेकिन याद रखना, ट्रू और फॉल्स में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। ओके बच्चों, डायरेक्ट यू हैव टू राइट योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। फाइंड द ऑड वन, आपको जैसे 4 वर्ड दिया रहेगा बच्चों, वो 4 में से आपको कोई भी एक वर्ड जो ऑड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको इसमें भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली सीरियल नंबर 1 2 3 4 ओके 5, जैसे आपको 5 क्वेश्चन अगर दिया है ऑड वन का, फाइंड द ऑड वन का अगर 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है तो डायरेक्टली सीरियल नंबर डालो बच्चों, और उसमें से जो भी ऑड वन है डायरेक्टली आपको उसका आंसर पुट कर देना है, लिख देना है। ठीक है बच्चों, नो नीड टू राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, आंसर इन वन सेंटेंस। आंसर इन वन सेंटेंस में भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और पाँचों क्वेश्चन का आपको आंसर लिख देना है। ओके बच्चों, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखना है। नेक्स्ट है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको जब प्रॉपर ऑर्डर में अगर अरेंज करने के लिए बोलता है ना क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, तो बच्चों ये जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें आपको आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन लिखना किस में है, ज़रा वो समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन उसमें लिखना है जहाँ पर लिखा रहता है री राइट द सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड री राइट द सेंटेंस। समझ में आया बच्चों, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड री राइट द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ब्रैकेट में जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और आपको सेंटेंस को फिर से लिखना है। री राइट द सेंटेंस जहाँ पे लिखा रहेगा ना बच्चों, वहीं पे आपको क्वेश्चन लिखना है। अंडरस्टूड। चलो दूसरा अभी देखते हैं ज़रा,
अगर सपोज़ करो आपको दिया कंप्लीट द सेंटेंस, बोर्ड में अगर आया कंप्लीट द सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे देखिए बोर्ड में कैसा रहेगा, कंप्लीट द सेंटेंस मीन्स व्हाट, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और कहीं ना कहीं फिलअप करने के लिए बोल देगा, या तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन स्टार्ट किया रहेगा और एंडिंग नहीं रहेगा उसमें, मतलब लास्ट में वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, तो वो आपको फिलअप करना है बट उसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो बच्चों आपको ऐसे केस में ना क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कहाँ लिखना है समझ में आया, जहाँ पे री राइट द सेंटेंस लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, और जहाँ पे री राइट द सेंटेंस नहीं लिखा बच्चों वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट। और बहुत सारे बच्चे ने ये भी डाउट में रहते हैं कि अगर हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आप वन वर्ड का डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स का डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ना बच्चों, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, और जैसा मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ आप उस टिप्स को फॉलो करिए, बेहतरीन मार्क्स आपका आएगा और पेपर भी आपका बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो है एनी 4 यू हैव टू राइट। ओके, 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है, 8 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बच्चों, केस स्टडी एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन करना है, 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4, 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर इन ब्रीफ एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 3 क्वेश्चन एंड इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2 करना है, आपको कोई भी 2 करना है, 4 दिया रहेगा क्वेश्चन और 8 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा बच्चों, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, 10 मार्क्स के लिए है ये। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 वो है लॉन्ग आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2 एंड इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। बच्चों ये जो अभी मैंने इतना स्पीड में पढ़ा ना बच्चों, ये मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि ना मुझे इसके अंदर ये सारे आंसर्स को आपको कैसे लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो आंसर्स है वो आपको कैसे लिखना है वो आप कंटिन्यू अभी देखते रहिए, आपको आगे चल के इसमें देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के आंसर्स को कैसे लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, आई होप कि सबको एकदम क्लियर दिखेगा। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट एनी 4 यू हैव टू डू आउट ऑफ 6 क्वेश्चन एंड इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने ग्रीन कलर का लिखा है ना बच्चों, ग्रीन स्केच से जो मैंने लिखा है वो आपका टिप्स है। ओके बच्चों, तो टिप्स को मैंने ग्रीन स्केच से यहाँ पे ग्रीन कलर के स्केच से मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको ये सारे टिप्स को फॉलो करने हैं। जब आप एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट जब लिखेंगे ना बच्चों, तो ये बात हमेशा माइंड में रखो कि आपको आधा पेज कम से कम लिखना है, मतलब हाफ पेज का आंसर कम से कम लिखना है। मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए। देखो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे लिखा है मिनिमम 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। ओके, अगर डेफिनेशंस दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में तो आप उस डेफिनेशंस को लिखिए, डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली मीनिंग लिख के और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 3-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो समझ में आया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो है, एक्सप्लेन द टर्म्स जो है वो आपको कितने पेज का लिखना है, कम से कम हाफ पेज उसमें कवर होना चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, और हाफ पेज कवर होने के साथ साथ उसमें 4 पॉइंट्स आपका मेंशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी एनी 2 यू हैव टू राइट। आपको कोई भी 2 केस स्टडी करना है, 6 मार्क्स के लिए है। तो बच्चों आपको यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में टिप्स क्या लिखा है, नो नीड टू राइट क्वेश्चन। आपको केस स्टडी में क्वेश्चन लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडी में ना जो केस दिया रहता है वो भी केस को कॉपी करते पहले, फिर क्वेश्चन लिखते, फिर उसका आंसर लिखते। बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको केस स्टडी में कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू राइट डायरेक्टली सीरियल नंबर एंड योर आंसर 1 2 3। आपको देखो जैसे बच्चों 2 केस स्टडी यहाँ पे दिया रहेगा ना, एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, दूसरे केस स्टडी में भी 3 क्वेश्चन होगा। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है कि जो केस स्टडी का आंसर लिखना है वो डायरेक्टली सीरियल नंबर डालना है और डायरेक्ट आंसर लिख देना है बच्चों। अंडरस्टूड, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 और तीनों का डायरेक्टली आंसर जो रहेगा वो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको 3 क्वेश्चन करना रहता है, डिस्टिंग्विश एनी 4 आउट ऑफ एनी 4। ओके, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड इट इज़ फॉर 12 मार्क्स। तो बच्चों
डिस्टिंग्विश में कितना पॉइंट्स लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि हमें डिस्टिंग्विश में कितना पॉइंट लिखना चाहिए। तो बच्चों मैं बताऊंगा कि मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको लिखना है डिस्टिंग्विश में। ओके, अच्छा और एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप डिस्टिंग्विश लिखते हो तो उसमें कौन से पॉइंट्स के आधार पे आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो ना, वो सारे पॉइंट्स का नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। नेम ऑफ़ पॉइंट्स देखिए, आप लिखा ना वहाँ पे, नेम ऑफ़ पॉइंट्स कंपलसरी। ओके बच्चों, तो आपको जो जो हेडिंग है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मीनिंग हो गया, फिर बाद में जो आपका जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, आपने कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है। ओके बच्चों, तो वो जो पॉइंट्स हैं ना, आप साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप साइड में भी कहीं एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करके लिख सकते हैं, या तो आप क्या करिए कि उसको सेंटर में भी लिख सकते हैं। ओके, सेंटर में, अंडरस्टूड। अच्छा, और आगे क्या लिखा बच्चों मैंने डिस्टिंग्विश के बारे में, देखो, लीव अ लाइन आफ्टर ईच पॉइंट। जैसे ही आप एक पॉइंट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं ना बच्चों, जैसे आपने कोई एक पॉइंट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया दो टॉपिक के बीच में, ओके, तो उसके बाद एक पॉइंट होने के बाद ना आपको एक लाइन लीव करना है। ओके बच्चों, जैसे सपोज़ मैंने अभी क्या बताया आपको कि डिस्टिंग्विश में 6 पॉइंट लिखना है। ओके बच्चों, तो 6 पॉइंट मीन्स व्हाट, एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ना है, एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ना है। ओके, अंडरस्टूड बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बच्चों, आंसर इन ब्रीफ, एनी 2 करना है आपको। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 8 मार्क्स के लिए है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। तो बच्चों इसके लिए आपको कितने पेजेस लिखने हैं, कितना पॉइंट्स है, वो टिप्स देख लीजिए आप लोग। मिनिमम 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट विथ मीनिंग एंड डेफिनेशंस, और आपका 2 पेजेस कवर होना चाहिए बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, पेजेस बहुत मायने रखता है। आप ये मत सोचो कि सर आप यहाँ पे पेजेस क्यों बता रहे हो। बच्चों जितना पेज लिखोगे ना, पेज का भी मार्क्स होता है। ऐसा नहीं कि हम पेज भरने के चक्कर में है तो हम कुछ भी लिखे, ऐसा नहीं है। मतलब पेज भी होना चाहिए, तुम्हारा आंसर भी होना चाहिए। ओके बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना बच्चों, आंसर इन ब्रीफ जब भी लिखेंगे तो आपको कम से कम 2 पेज का आंसर लिखना है। ओके बच्चों, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 पॉइंट्स होना चाहिए विथ मीनिंग एंड डेफिनेशंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2 यू हैव टू राइट। 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 8 मार्क्स के लिए है बच्चों। तो जस्टिफाई द फॉलोइंग बेटा क्या करना है, मिनिमम 8 पॉइंट्स आपको लिखना है, मीन्स 8 रीजन्स यू कैन राइट इन 1 सेंटेंस। अगर आप एक एक सेंटेंस में अगर रीज़न दे रहे हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक एक सेंटेंस में अगर आप रीज़न दे रहे हो ना, तो आपको कम से कम 8 पॉइंट आपको मेंशन करना है। सपोज़ ऐसा समझने का कि एक पॉइंट का हाफ मार्क्स, अंडरस्टूड बच्चों। ओके, और कम से कम ये आंसर कितना कितना पेज कवर करेगा पता है बच्चों, 1 पेज ईच होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा मैंने ब्रैकेट में 1 पेज ईच, इसका मतलब एक पेज पे आपको एक ही जस्टिफाई करना है। एक पेज पे बच्चों आपको एक ही जस्टिफाई करना है। अगर आपका एक जस्टिफाई का आंसर कंप्लीट हो रहा है ना बच्चों, तो वहीं से उसी पेज से ना दूसरा जस्टिफाई स्टार्ट नहीं करना है, आपको जस्टिफाई के लिए नेक्स्ट पेज यूज़ करना है। अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जस्टिफाई करते हो ना बच्चों, तो आपका जस्टिफाई का जो आंसर है बहुत बेहतरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 आउट ऑफ 3, एंड ये भी है 10 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। तो बच्चों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है, मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं विथ मीनिंग एंड डेफिनेशंस, और आपका यहाँ पे 2 पेजेस कवर होना चाहिए, 2 पेजेस ईच। अंडरस्टूड बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर में क्या करना है बच्चों, एनी 1 आउट ऑफ 2। आपको 2 क्वेश्चन दिया होगा लॉन्ग आंसर में, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी देना रहता है बच्चों। जैसे सपोज़ करो कि आपने कोई डायग्राम बना दिया, ठीक है, जैसे ट्री डायग्राम बना दिया, जैसे अगर टाइप्स पूछा है तो आपने उसको थोड़ा सा डायग्राम बना के थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए। अच्छा, और लॉन्ग आंसर में आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों मालूम है, 8 to 10 पॉइंट्स यू हैव टू राइट विथ मीनिंग एंड डेफिनेशंस। 3 से 3.5 पेज का आंसर होना चाहिए बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेज बहुत मायने रखता है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ बच्चों की राइटिंग छोटी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आंसर सही लिखते हैं, लेकिन ना उनका जो पेजेस होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा भरता नहीं है। तो जब ज़्यादा पेज नहीं भरता तो एग्जामिनर को क्या डाउट होता है कि बच्चे ने आंसर छोटा लिखा है, समझे बच्चों। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी राइटिंग छोटी है ना, तो आपको कोशिश ये करनी है कि थोड़ी सी राइटिंग, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिए, प्रॉपरली स्पेस दे के लिखिए, और कोशिश ये करिए कि आपके जो आंसर्स है, लॉन्ग आंसर है ना बच्चों, वो मिनिमम 3 पेज तो होने ही चाहिए। ओके बच्चों, तो ये 8 मार्क्स के लिए था, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, और
आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छे से आता है पहले आपको वही क्वेश्चन करना है बच्चों। ओके, जैसे अगर आपको लगता है ना कि ऑब्जेक्टिव के बाद तुमको डायरेक्टली लॉन्ग आंसर अटेंड करना है तो बच्चों आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के बाद लॉन्ग आंसर अटेंड कर सकते हैं। जैसे पहले मैं जैसे आपको सीरियल नंबर मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बोर्ड में मतलब पेपर लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने पहले लिख दिया, ऑब्जेक्टिव पहले कर लिया। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना लॉन्ग आंसर, पहले वो कवर कर लीजिए, वो लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये लिख लेते हो ना, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया आप, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए। अगर आप उल्टा पेपर लिखते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम उल्टा पेपर लिखेंगे तो मार्क्स कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, ये ट्रिक्स है। ठीक है, क्या होता है पता है बच्चों कि स्टार्टिंग से जब हम लोग लाइन से लिखते हैं ना क्वेश्चन, जब लाइन से क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लास्ट का जो आंसर होता है ना, लॉन्ग आंसर होता है ना जो बच्चों, वो कभी कभी ना छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा छूट जाता है। ओके बच्चों, तो इसलिए मैं ये जो टिप्स बता रहा हूँ इस टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, और आप लोगों को मैंने तो यहाँ पे सारे मतलब जो भी टिप्स थे वो आप लोगों से मैंने शेयर किए। लेकिन हाँ, आप लोगों से मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग ना जब भी पेपर लिखते हैं बोर्ड में तो आप लोग उस वक्त ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखिए कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना चाहिए। ओके बच्चों, जैसे सपोज़ करो कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में आपको ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। ओके बच्चों, तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए 20 से 25 मिनट बहुत हो गया। ओके बच्चों, ऐसा आप लोग काउंट करके चल सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट, ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स 1 मिनट। अंडरस्टूड। अब जो आपका लिखा है एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जो लिखा है ना बच्चों 8 मार्क्स का है, तो आपको इसको 8 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स देना है बच्चों। कितना मिनट देना है? 20 मिनट्स। याद रखिए 8 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है केस स्टडी, 6 मार्क्स का है, तो आपको इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए बच्चों? 6 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स देना ओनली। ओके बच्चों, 15 मिनट्स में आपका केस स्टडी कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। ओके, डिस्टिंग्विश बच्चों, एक डिस्टिंग्विश के लिए कम से कम आप 10 मिनट्स लीजिए। तो अगर आपको 3 डिस्टिंग्विश लिखना है तो मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपका 3 डिस्टिंग्विश हो जाना चाहिए बच्चों। ओके, अंडरस्टूड। तो 30 मिनट्स यू कैन गिव फॉर 12 मार्क्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ, 8 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए बच्चों? तो आप पहले ना देखो, आपको टाइम मैनेजमेंट ना याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ना आपको याद नहीं करना है, कि एक पेपर पे लिख के जाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हाँ सर ने टाइम मैनेजमेंट बताया था कि कौन से क्वेश्चन को कितने मिनट में लिखना है। आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल टाइमिंग कर लो बेटा। ठीक है, जैसे अगर 8 मार्क्स का है तो 16 मिनट्स में होना चाहिए, नहीं 16 मिनट्स में हो पा रहा है तो मैक्स टू मैक्स आप 20 मिनट्स ले लीजिए। ठीक है, जैसे 12 मार्क्स का क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश, देखिए ना ज़रा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश, तो आप 12 का डबल करिए। 12 का डबल कितना होता है? 24। तो आप 24 के बदले ना बच्चों 6 मिनट भी अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना तो 30 मिनट्स में आपका पेपर मतलब 30 मिनट्स में आपका डिस्टिंग्विश कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 डिस्टिंग्विश यू हैव टू राइट विद इन 30 मिनट्स। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है लॉजिक कि कैसे टाइम मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है? तो आपको क्या करना है, टाइमिंग को बस डबल कर देना है। 8 मार्क्स के लिए 16 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 8 मार्क्स का है, उसके लिए भी आप 16 मिनट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक जस्टिफाई आपको देखो बच्चों, एक जस्टिफाई 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए आपको? 8 मिनट्स, 8 मिनट आपको देना चाहिए। अगर आपका 8 मिनट में अगर नहीं हो पा रहा है तो मैक्स टू मैक्स आप एक जस्टिफाई के लिए 10 मिनट ले सकते हैं बच्चों। अंडरस्टूड, एक जस्टिफाई लिखने के लिए 10 मिनट और 2 जस्टिफाई लिखने के लिए 20 मिनट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आंसर द फॉलोइंग एनी टू, 10 मार्क्स के लिए बच्चों। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट देना पड़ेगा यहाँ पे, और 10 मार्क्स के लिए है तो इसका मतलब आपको 20 मिनट्स आपको यहाँ पे लग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ओके बच्चों, और जो लास्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों लॉन्ग आंसर, ये 8 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे 8 टू ज़ा कितना होता है बच्चों? 8 टू ज़ा 16, तो आप यहाँ पे 16 मिनट के बदले 20 मिनट्स पूरा ले लीजिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर 20 मिनट में अगर आपका लॉन्ग आंसर नहीं हो पा रहा है ना बच्चों, तो आप मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स ले लीजिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि लॉन्ग आंसर के चक्कर में ना बाकी सब छोड़ देते हैं। ऐसा हो जाता है कि लॉन्ग आंसर को, एक लॉन्ग आंसर लिखने में ही ना बच्चे 40 मिनट्स लगा देते हैं।
एक एक कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बहुत ही सुंदर आंसर लिखने के चक्कर में, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देने के चक्कर में, बहुत अच्छी राइटिंग बना के लिखने के चक्कर में क्या होता है कि उनका पेपर छूट छूट जाता है बच्चों। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि राइटिंग बनाने के चक्कर में आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप कि मेरा ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स था वो आपको काम आएगा, और ये मेरा जो वीडियो था आज का, ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। ओके बच्चों, तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।